बच्चों कॉस्ट फार्मूला की बात करते हैं। हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आप ये अप्लाई कर लीजिए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसे हम स्पेसिफिक प्राइस मेथड या आइडेंटिफिएबल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मीन्स डायरेक्टली लिंकिंग द कॉस्ट विद स्पेसिफिक आइटम ऑफ द इन्वेंट्रीज। बच्चों आपके पास इन्वेंट्री ऐसी है कि आपको पता है, उसे देखकर आपको पता चल गया ये माल हमने कौन से सप्लायर से खरीदा था, कब खरीदा था। मतलब आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपको पता है कि ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल है प्रोडक्ट, आपको ये पता है कि ये माल कब किससे कितने रुपए का खरीदा था, तो उस पर क्यों ना हम एग्जैक्ट रेट ही लगाएं। तो इसलिए ये मेथड सबसे पहले, सबसे जरूरी, सबसे बढ़िया है अगर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बहुत थोड़े से प्रोडक्ट हो। हम बहुत थोड़े से प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर कोई मेडिकल स्टोर है और वहाँ पर लाखों तरीके की दवाइयाँ हैं, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। हमारे पास 100 200 500 1000 तरीके का मटेरियल है, हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ लिमिटेड है और जहाँ हम अप्लाई अगर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये मेथड सबसे बढ़िया है। This method has application in the following conditions. In case of purchase of item specifically segregated for a specific project, it is not ordinary interchangeable. हम उसको कहीं इंटरचेंज नहीं कर सकते। हमें पता है ये माल इसी चीज के लिए यूज होगा, तो हमें पता है इस जॉब के लिए जाएगा, तो उस जॉब की कॉस्टिंग भी स्पेसिफिक हो जाएगी। इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो हम ना केवल माल को अलग से पहचान सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये वाला माल इसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही इस्तेमाल होगा, कहाँ पर यूज होगा हम इसके लिए भी सर्टेन है। वेयर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, जहां पर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपके पास यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक वेटेड एवरेज। यहाँ पर आपको लीफो भी नहीं दिया गया है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउ नहीं करता है। सिंपल एवरेज मेथड भी नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड है। तो या तो फीफो या वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड क्या कहता है? फीफो मेथड कब लगेगा? साइज ऑफ रॉ मटेरियल इज हाई। अगर आपका रॉ मटेरियल काफी ज्यादा है, मेटेरियल कैन बी identified, price are not fluctuating and material is not subject to deterioration, तो वहां पर फीफो लगाना चाहिए। फीफो कहाँ लगा सकते हैं आप? जहाँ पर साइज ज्यादा हो मटेरियल का, आप मटेरियल का पता लगा सकते हो, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई ना कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये माल अलग अलग आया है, तो वहां पर लगाना चाहिए। अगर मान लिया माल एक जगह, जैसे ऑयल है, एक ड्रम में ऑयल डाल दिया आपने और ऑयल आया उसे भी उसी ड्रम में डाल दिया, तो आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वहां पर आप फीफो की बजाय वेटेड एवरेज लगाइए। लेकिन माल अलग अलग रखा है कि सप्लायर ए से माल आया था वो अलग रखा है, जैसे सप्लायर ए का माल अलग रखा हुआ है, बी का अलग से रखा है, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ए से आया या बी से आया, तो वहाँ बी फीफो लगाना चाहिए। लेकिन अगर ए की जगह मिक्स हो गया ए और बी का माल, तो वहां पर आपको वेटेड एवरेज लगाना चाहिए। प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, ठीक है। बहुत ज्यादा पता चला पिछली बार जिस रेट का माल आया था इस बार भी उसी रेट का माल आ रहा है, और माल बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? फीफो लगाना चाहिए। Weighted average method, it is applicable if raw material used has different types of prices, taking average of the all price purchases made during the year. बहुत ज्यादा रेट फ्लक्चुएशन है, तो वहां पर आपको वेटेड एवरेज मेथड लगाना चाहिए। इसके अलावा दो मेथड और हैं जो अलाउ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और एक है रिटेल मेथड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या है? It takes into account normal level of consumption of material and supplies, labor efficiency and capacity utilization. It must be regularly reviewed and revised taking into consideration the current condition. अगर आपने पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग,
तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसे हम वेरिएंस एनालिसिस के नाम से भी कई बार जानते हैं। वहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेते हैं प्रोडक्ट की। तो अगर हमें पता है कि ऑन एन एवरेज हमारे प्रोडक्ट की यही कॉस्ट आने वाली है, तो हम उसी एवरेज कॉस्ट पर ही माल को इशू करते रहते हैं। उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कहते हैं और इसे हम रिव्यू करते रहना चाहिए कि कहीं किसी परमानेंट इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस तो नहीं आया है। दूसरा मेथड है रिटेल मेथड। ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट मेथड है और यूज में भी काफ़ी आता है। इट इज जनरली यूज्ड इन रिटेल बिजनेस व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम। जैसे मैंने पहले एक बार बोला था, सपोज आपका एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर में 2 लाख तरीके की दवाई रखी हुई है। अब आप हर एक जो दवाई है उसका हर एक का कॉस्ट निकालने लगेंगे तो आप पागल हो जाएंगे आप। तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही गारमेंट की शॉप है जहाँ पर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा तरीके का अलग अलग माल रखा है। तो रिटेल बिजनेस में नंबर ऑफ आइटम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप उसका अलग अलग अमाउंट, अलग अलग स्टॉक का वैल्यूएशन करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। It is applicable when items or inventories are rapidly changing the item and have similar margin, and for which is it impracticable to use other costing method. बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं, मार्जिन लगभग सबका एक जैसा सा है और बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। आप 5 दिन के लिए बिजनेस बंद तो नहीं करेंगे स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। तो पता चला आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं और जैसे ही आप दूसरी तीसरी आइटम पे पहुंचे, पहली दूसरी आइटम फ्रिक्वेंटली चेंज हो गई। और ऐसा तो हो नहीं सकता आप ये एंड में बिल्कुल देखें उसे। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग फ्रॉम द सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक है ना हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट पता लगा लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सपोज 20% है और हम सारे स्टॉक का सेलिंग प्राइस पता लगा लेते हैं। जितना भी स्टॉक है उसका कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। और उस सेलिंग प्राइस में से हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा करने से हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारा माल लगभग इतने का है, अप्रोक्सीमेटली वो सही वैल्यू होती है। The percentage used take into consideration the inventory that have been marked down to below its original selling price. तो हम क्या करते हैं, उसको सेलिंग प्राइस से कम करके दिखा देते हैं। आइए हम इसको करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, जो क्वेश्चन हमें इस मेथड को क्लियरिफाई करे कि ये मेथड कैसे काम करता है। The retailer has large number of rapidly changing inventory items that have similar margin and for which it is impracticable to use other costing methods. तो ये बिल्कुल लैंग्वेज ऐसी है जिससे आपको पता चल गया कि यहाँ रिटेल मेथड लगना चाहिए। He furnishes the following details. ओपनिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स, परचेजेस है 1 लाख यूनिट्स। जो ओपनिंग स्टॉक है हमें वो बता रखा है कि उसकी कॉस्ट क्या है और उसका रिटेल प्राइस क्या है। जो हमने माल खरीदा है उसका कॉस्ट भी बता रखा है और उसका रिटेल प्राइस भी बता रखा है और सेल्स हमें बता रखी है कि हमारे पास सेल्स कितनी है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक रिटेल मेथड से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो माल है ओपनिंग स्टॉक, ये 10,000 आइटम्स है, कॉस्ट है 50 के हिसाब से 5 लाख और रिटेल प्राइस 80 के हिसाब से 8 लाख। जो परचेजेस है, जो माल हमने खरीदा है वो 1 लाख यूनिट खरीदा है, परचेज किया है। 1 लाख यूनिट 60 के हिसाब से 60 लाख और 100 के हिसाब से 100 लाख मतलब 1 करोड़। ठीक है, टोटल देखा जाए तो हमारे पास 65 लाख रुपीस की कॉस्ट है और 1 करोड़ 8 लाख रुपीस का हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो जिसकी कॉस्ट 65 लाख है उसी का सेलिंग प्राइस 1 करोड़ 8 लाख है और हमने जो सेल कर दी है
वो लेस कर देते हैं। सेल्स, तो हमारे लिए बहुत इजी है पता लगाना कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, ये बहुत इजी है पता लगाना कि परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड कितनी हुई है, ये भी बहुत इजी है कि सेल कितनी हुई है। तो सेल हुई है 86,40,000, तो 1,08,00,000 में से माइनस कर देते हैं 86,40,000, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 21,60,000 का। लेकिन ये जो 21,60,000 है ये रिटेल प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, हमें पता है ना, या तो इसकी परसेंटेज निकालिए आप कि कॉस्ट की क्या परसेंटेज है, या आप इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लीजिए, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 21,60,000 हमारा सेलिंग प्राइस है और हमें पता है कॉस्ट इज 65 आउट ऑफ 108, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है। ये हो गई 13 लाख की कॉस्ट हो गई। इसी को हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाता हमारा पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 1,08,00,000 माइनस 65 लाख, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता ऑन सेलिंग प्राइस। $39.8148%। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है इसको हम लेस कर देते क्लोजिंग स्टॉक रिटेल प्राइस से, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आया रिटेल प्राइस पर 21,60,000 आया, इसमें से 39.8148% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देते, तो यही हमारा आंसर आ जाता 13 लाख। तो ऐसा भी हम कर सकते थे, दोनों ही बात सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है हमें। E Limited manufactures furniture items as per specific order for the customer. Raw material is purchased as per the order specification. Which method of valuation of stock आपको क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही चलता है, जहाँ पर हमें पता है कि स्पेसिफिक माल हम खरीद रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर तो हमारा फीफो वीटीडब्ल्यू नहीं चलेगा, केवल कौन सा चलेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आप थ्योरी में पूरा लिख सकते हैं कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जहाँ पर हमारा माल स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए खरीदा जाता है, हम अलग से उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, आराम से इंटरचेंजेबल नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ही यूज करना होता है। Question number 8. F Limited has a normal capacity of 6,000 tons and the fixed annual overheads are 24,000 rupees. During the year, it manufactures only 5,500 tons at a variable cost of 6 and 4 of material and labor. Material और labor की cost है 6 and 4. At the end of the year, it had 1,800 tons of inventory. Find out the value of the inventory. तो हमें पता है, हमें पहले से ही पता है, हमने पहले एक बात कर रखी है कि जो हमारा फिक्स्ड एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड होता है उसे हमें नॉर्मल आउटपुट के रेशो में नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से रिकवर करना चाहिए अनटिल इन केस ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन।
तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो हमारी और वेरिएबल कॉस्ट जैसे डायरेक्ट मटेरियल वो तो एक्चुअली ली जाती है, डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज़ है, ठीक है, और फिक्स्ड फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड 24,000 है। इसे एक्चुअल आउटपुट की बजाय नॉर्मल आउटपुट से लेना चाहिए, तो ये 4 रुपये आ जाएगी। तो इसका मतलब 14 रुपीज़ हमारी पर यूनिट की कॉस्ट है। तो 1800 जो हमारा प्रोडक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25,200। ठीक है, तो हमने क्या करी थी बात, हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि हम लोग तीन स्टेप पे काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम कॉस्ट का पता लगाएंगे, स्टेप नंबर 2 नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाएंगे, और स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे और जो भी कम है उसको लिखेंगे। तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया कि कॉस्ट का पता लगाएंगे। कॉस्ट कैसे पता लगाएंगे ये अब तक हमने सीखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आएगी और उन दोनों को कंपैरिजन करके स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे आएगी।